So now I am going to share the screen. ओके, कल हमने जो डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। सबसे पहले हमने रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी। इसके बाद मैंने एप्लीकेशंस डिस्कस करी थी। एप्लीकेशंस के बाद 1 TR की डेफिनेशन डिस्कस करी थी और आपको बताया था इसकी वैल्यू जो होती है 3.5167 किलोवाट होती है। इसके अलावा मैंने डिस्कस करा था सीओपी के बारे में। दो चीज़ों की सीओपी डिस्कस करी थी, एक रेफ्रिजरेटर की और दूसरा हीट पंप की। और आपको फाइनली ये बताया था, ये ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा है सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। तो आई होप कि यू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ सीओपी। सीओपी फॉर द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्यूएल डिवाइडेड बाय क्यूएच माइनस क्यूएल, और सीओपी ऑफ ए हीट पंप इज इक्वल टू क्यूएच डिवाइडेड बाय क्यूएच माइनस क्यूएल। ओके। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए बीच में तो आप क्वेश्चन कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। सो आई विल आंसर दैट। सो प्रोसीड करते हैं फर्दर। सो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिवर्स कॉर्नर साइकिल विद गैस। तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। ओके। तो ओके, तो रिवर्स कॉर्नर साइकिल विद गैस। तो बेसिकली ये आप यहाँ पे देखिए, आप बीच में किसी हेलो, आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। ना प्लीज कोई भी माइक ऑन ना करना अभी बीच में। ओके, जब कोई क्वेश्चन पूछना हो तभी करना, अदरवाइज बंद कर दो। ओके। ऑल राइट। तो हमारे पास जो ये साइकिल है इसमें 4 प्रोसेस हैं। 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं? प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 क्या प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब ये प्रोसेस 1 to 2 ये यहाँ पे शो किया है 1 to 2, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी सेम रहेगी S1 इज इक्वल टू S2। और इससे पहले ये भी बताना चाहूँगा आपको कि क्योंकि ये रिवर्स कॉर्नर साइकिल है, आप लोगों ने कॉर्नर साइकिल पढ़ी हुई है और कॉर्नर साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। 4 प्रोसेस कौन से होते हैं? 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक होते हैं और 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल होते हैं। मतलब 2 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हैं और 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हैं। तो जो पहला प्रोसेस है यहाँ पे प्रोसेस 1 to 2 वो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो जो कि यहाँ पे मैंने टिक मार्क करा है ये प्रोसेस 1 to 2 शो कर रहा है, ये वाला। दूसरा प्रोसेस जो है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन टू द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एट TH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो ये जो टेम्परेचर है 2 से 3 के बीच में ये TH है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है यहाँ पे। तो इस प्रोसेस में हम सराउंडिंग्स को हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद है प्रोसेस 3 to 4, ये है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ये जो प्रोसेस शो कर रखा है इसमें भी क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक है प्रोसेस तो एंट्रोपी सेम रहेगी। तो एंट्रोपी एट 3 इज इक्वल टू एंट्रोपी एट 4। और प्रोसेस 4 to 1 जो है वो है आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर एट TL। लो टेम्परेचर कौन सा है? TL टेम्परेचर है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर TL है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है
ये जो हम साइकिल पढ़ रहे हैं ये एक गैस के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, इट इज फॉर ए गैस। आशीष कुमार का मैसेज आया, ही इज नॉट एबल टू एंटर। क्या वो आ रहा है, एडमिशन मांग रहा है क्या? यस सर। होल्ड करो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर शुरू के 10-15 मिनट में आप ज्वाइन कर लोगे तो इजी रहता है। अब स्क्रीन शेयर हो रही है यस सर। और यस सर। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, तो अब इसमें क्या है, सो बेसिकली देयर आर 4 प्रोसेसेस, 1 2 3 4। ओके, 4 प्रोसेस हो गए जिसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और 2 आइसो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हैं। ठीक है, 1 to 2 और 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक्स हैं, और 4 to 1 और 2 to 3 ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स ध्यान से पढ़ा है, तो हमारे पास एक रिलेशनशिप होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू TdS। तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। अब देखो, हम अगर प्रोसेस 1 to 2 लेते हैं तो इसमें एंट्रोपी चेंज क्या है? कोई एंट्रोपी चेंज नहीं है, क्योंकि S1 इज इक्वल टू S2 है। तो यहाँ पे हम डेल्टा क्यू की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरह से रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता। अब बात करता हूँ मैं प्रोसेस 3 to 4 की। 3 to 4 में भी क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, S3 इज इक्वल टू S4 है। अब ये देखो, ये पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे एंट्रोपी सेम है, क्योंकि ये एक TS डायग्राम है, तो इसमें भी डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर मैं प्रोसेस 4 to 1 देखता हूँ, तो प्रोसेस 4 to 1 में QL अमाउंट ऑफ हीट, QL ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये एंटर कर रही है सिस्टम के अंदर, साइकिल में ये हीट एंटर कर रही है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू TdS से इट इज इक्वल टू QL विच इज इक्वल टू TL इंटू S1 माइनस S4। तो ये मेरे पास लो टेम्परेचर पे जो हीट है वो ऐड हो रही है। इसी तरह से अगर मैं हाई टेम्परेचर देखता हूँ TH, तो वहां से जो हम हीट बाहर थ्रो कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी एंट्रोपी की टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ, QH इज इक्वल टू TH इंटू S2 माइनस S3। ओके, अब अगर आप ध्यान दो तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पे W दिखाई दे रहा है, दिस इज W। अभी तो मैं एंटर कर रहा हूँ आज आप लोगों को, लेकिन अगर आप इसी तरह से लेट आओगे फिर एंटर नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होती है। ओके, अब देखो आप, अब अगर मैंने W कैलकुलेट करना है, W क्या है, ये जो एरिया शो कर रखा है 1 2 3 4, ये एरिया जो है ये W को शो करता है। तो इसलिए इसका फार्मूला डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, W इज इक्वल टू QH माइनस QL। और हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, QL की भी वैल्यू है जो कि मैं कह सकता हूँ कि इट इज इक्वल टू TL इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये जो वैल्यू है ये डेल्टा एस है, दिस इज डेल्टा एस। तो QL को मैंने लिख दिया TL इंटू डेल्टा एस, इसी तरह से QH को भी मैंने लिख दिया TH इंटू डेल्टा एस। अब अपने, अब यहाँ पे देखते हैं, तो यही दोनों एक्सप्रेशन मैंने दोबारा से लिखे हुए हैं। हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड बॉडी एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे जो हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है बॉडी से जिसको हम कूल कर रहे हैं वो है QL, इट इज गिवन बाय TL इंटू S1 माइनस S4। इसी तरह से जो सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को, वो है QH, और इसकी वैल्यू TH इंटू S2 माइनस S3, ये भी पहले आपको बता दिया है। अब अगर हमें W कैलकुलेट करना है तो W क्या है, ये एक्सप्रेशन है QH माइनस QL। अब अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे
तो ये वैल्यू आ जाएगी TH माइनस TL इंटू डेल्टा एस। आप पिछली स्लाइड देख सकते हैं, पिछली स्लाइड से भी क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया हमारे पास। यहाँ जैसे नीचे अगर आप देखोगे तो हेंस कॉर्नट COP फॉर कूलिंग, इसको कॉर्नट COP कहेंगे क्योंकि ये कॉर्नट साइकिल है रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए। अब देखो यहाँ पे रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की COP का फार्मूला लिखा हुआ है। क्या फार्मूला है? QL डिवाइडेड बाय W। ये QL की वैल्यू है, TL इंटू डेल्टा एस। सिमिलरली W की वैल्यू क्या है? W है QH माइनस QL। और हमने यहाँ पे दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। QH की वैल्यू है TH इंटू डेल्टा एस और QL की वैल्यू है TL इंटू डेल्टा एस। ये दो वैल्यूज हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें से ये डेल्टा एस और डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस वैल्यू COP ऑफ ए रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब देखो हमने दो इक्वेशन लिखी थी। पहले जो इक्वेशन थी वो थी QL डिवाइडेड बाय W, और अब जो इक्वेशन आई है वो हमारे पास आई है TL ओवर TH माइनस TL। तो बेसिकली जो पहली इक्वेशन है ये वाली, ये अगर प्रोसेस रिवर्सिबल भी नहीं है उसके लिए भी यूज हो सकती है। रिवर्सिबल के लिए तो यूज हो सकती है, बट इरिवर्सिबल के लिए भी यूज हो सकती है। और अगर रिवर्सिबल ही है तो उसको हम टेम्परेचर की टर्म्स में भी दे सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए यूज होगा जो कि टेम्परेचर की टर्म्स में है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। तो इसी तरह से अगर मैं COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप कैलकुलेट करूंगा, ये RHP क्या है? रिवर्सिबल हीट पंप है। दिस इज रिवर्सिबल हीट पंप। ओके, तो ये रिवर्सिबल हीट पंप के लिए वैल्यू क्या होगी? अब ऊपर जो आ जाएगा वो आ जाएगा QH और नीचे आ जाएगा W। और QH की वैल्यू हमें पता है, वो है TH इंटू डेल्टा एस, और W है हमारे पास QH माइनस QL। और अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे फर्दर तो ये डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और हमारे पास COP की वैल्यू आ जाएगी TH डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। सो COP ऑफ ए रिवर्सिबल हीट पंप इज इक्वल टू TH डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास हमने जो है कॉर्नट COP कैलकुलेट कर ली हीटिंग और कूलिंग के लिए। हीटिंग के लिए TH आएगा ऊपर और कूलिंग के लिए TL आएगा ऊपर, और दोनों के डिनोमिनेटर में TH माइनस TL आएगा। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अब ये जो साइकिल हमने पढ़ी है, दो साइकिल जिसमें हम COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर और COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप पढ़ा है, तो इसके ऊपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स का क्या इफेक्ट होगा, मतलब TL का क्या इफेक्ट होगा और TH का क्या इफेक्ट होगा। अगर हम TL को बढ़ाते हैं या TL को कम करते हैं तो उसका COP पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम TH को इंक्रीज करते हैं या TH को डिक्रीज करते हैं तो उसका COP पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज क्लियर दैट COP is a function of temperatures only and it is independent of the working fluid और its mass और properties। क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, एक्सप्रेशन जो है वो सीधा सीधा हमारे पास आया है COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। तो आप यहाँ पे देख लो, इसी से पता लग रहा है यहाँ पे कोई वर्किंग फ्लूइड इन्वॉल्व नहीं है या उसकी कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है, सीधा सीधा जो है टेम्परेचर के ऊपर है। इसी तरह अगर मैं COP ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप लेता तो उसमें ऊपर TH आ जाएगा, तो वो भी जो है इंडिपेंडेंट है वर्किंग फ्लूइड का। तो इसलिए वर्किंग फ्लूइड के टेम्परेचर के ऊपर ही सिर्फ डिपेंडेंस है और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। आप वाटर लेना चाहो तो भी वैल्यू यही आएगी, एयर लोगे तो भी वैल्यू यही आएगी, कुछ भी ले लो वैल्यू COP की यही आनी है। अब फॉर कूलिंग अगर हम देखें तो TL इज द रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर एंड TH इज द टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग्स। ये पॉइंट मैंने अभी पढ़ा है। TL लो टेम्परेचर है, TH हाई टेम्परेचर है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं TL की बात करूं तो लोएस्ट टेम्परेचर क्या है TL का? TL का लोएस्ट टेम्परेचर जो है
मिनिमम 0 केल्विन जा सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर मैं सीओपी ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की बात करता हूँ, तो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या थी? वैल्यू है हमारे पास TL/TH माइनस TL। तो इसका मतलब ये है, TL की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, TH की वैल्यू की अभी हम बात नहीं कर रहे, और TL की वैल्यू 0। तो सीओपी कितनी हो जाएगी रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की? अगर लोएस्ट वैल्यू हम TL की लेते हैं तो 0 हो जाएगी। इसी तरह से TL की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? TL की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है TH के बराबर, यहाँ पे हो सकती है। तो उस केस में ये देखो, मैंने रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की वैल्यू निकाली है सीओपी की, TL की जगह TH पुट कर दिया, और नीचे फिर यहाँ पे भी TL की जगह TH पुट कर दिया, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इन्फिनिटी हो गई। इसका मतलब है जो हाईएस्ट वैल्यू है सीओपी की रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए, इट कैन गो अप टू infinity. So I can say Carnot COP of cooling varies between 0 and infinity. So I hope this is clear to you. इसी तरह से हम बात करें हीटिंग के लिए। अब हीटिंग के लिए क्या है, आपको पता है कि COP ऑफ ए हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो अगर मैं रिवर्सिबल हीट पंप भी लेता हूँ और रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर भी लेता हूँ, तो भी ये जो हमने डेराइव किया था फार्मूला सेम रहेगा। अब रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की जो वैल्यू है वो किसके बीच में वेरी कर रही है? वो वेरी कर रही है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो सीओपी ऑफ हीट पंप की वैल्यू किसके बीच में वेरी करेगी? ये वेरी करेगी 0 एंड इन्फिनिटी के बीच में। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर कॉर्नट साइकिल फॉर हीटिंग इट वेरीज बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। अभी भी एक स्टूडेंट जो है एंटर करने के लिए कह रहा है, तो मैं देखता हूँ, उसको एंटर करता हूँ मैं अभी। कौन एंटर एंटर हो गया कोई? हेलो। हाँ, आशीष है। आशीष, तुम्हें अब एंटर कर दिया है आई थिंक। आर यू देयर? कैन यू लिसन टू मी? कैन यू हियर मी? हाँ, आशीष एक्चुअली में लेट मत आया करो। आज आज तो एंटर कर लिया, आगे से नहीं करूँगा मैं। सर मैं पहले ही आ रहा था, नेटवर्क वाईफाई में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ओके, ठीक है। तो आई होप नाउ दिस इज स्लाइड्स इज विजिबल। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, सर इसमें TL की वैल्यू जो है। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हेलो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ सर, आई हैव वन हाँ क्वेश्चन। बोलो। हाँ हेलो बोलो। सर, ये जो हमने फ्लूइड लिया है, गैस लिया है, हम्म। सर ये कंप्रेसिबल लिया है सर, नॉन कंप्रेसिबल? सर नॉन कंप्रेसिबल का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? देखो बेटे, अगर ये गैस है, हमने जो ये साइकिल डिफाइन करी है अभी, रिवर्सिबल कॉर्नर साइकिल जो डिफाइन करी है, रिवर्स कॉर्नर साइकिल है बेसिकली। अब तुम ये बताओ किसके लिए करी थी हमने? अभी गैस के लिए करी है ना? हाँ सर, कंप्रेसिबल गैस के हाँ, तो लिए किया है गैस है सर तो इसका आपने मतलब अभी। कंप्रेसिबल ही होगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? तो बेसिकली इट इज ए गैस, तो गैस के लिए पॉसिबिलिटी है। ओके। अगर हम चाहें तो इसका PV डायग्राम या PS डायग्राम भी बना सकते हैं गैस के लिए, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इसको इसलिए हमने TS डायग्राम पे बनाया, ताकि इजिली आपको मैं प्रूव कर सकूं कि वैल्यू जो है सीओपी की क्या आती है रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए और रिवर्सिबल हीट पंप के लिए। ओके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है TL की वैल्यू दी हुई है। इसको आप पढ़ लीजिए पहले एक बार, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।
तो हमें जो है TL और TH की वैल्यू दी हुई है और हमें COP कैलकुलेट करना है रिवर्सिबल हीट पंप का और रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटिंग मशीन का। तो दोनों का भी हमने डिफाइन किया है, बहुत इजी है ये वाला पार्ट। उसके बाद कहता है कि आल्सो कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड इफ द रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी इज 1 TR फॉर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटिंग मशीन एंड फॉर रिवर्सिबल हीट पंप विद हीटिंग कैपेसिटी 3.5167 किलोवाट। तो ये भी जो है 3.5167 हीटिंग कैपेसिटी है। तो ये QH की वैल्यू दी हुई है सेकंड केस में, और जो रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी है ये जो 1 TR दिया हुआ है ये QL की वैल्यू दी हुई है हमें। और इन दोनों केसेस में हमें वर्क कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं मैंने इसका आगे सॉल्यूशन किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले COP ऑफ द रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है जिसकी वैल्यू है TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। तो TL की वैल्यू हमारे पास हो गई 253 केल्विन। इसी तरह से TH की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने 308 केल्विन, और COP के फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं 253 डिवाइडेड बाय 308 माइनस 253। तो हमारे पास रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की COP जो आ गई वो आ गई 4.6। इसके बाद हमने COP ऑफ हीट पंप कैलकुलेट करना है। फार्मूला क्या है TH डिवाइडेड बाय TH माइनस TL, और यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करी हैं। ऊपर 308 आ जाएगा, नीचे डिफरेंस सेम है 308 माइनस 253। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 5.6। तो यहाँ पे आप देख लो कि अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेम टेम्परेचर लिमिट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो रिवर्सिबल ये जो COP है ये रिवर्सिबल हीट पंप की है। रिवर्सिबल हीट पंप की COP जो है रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की COP से एक ज़्यादा है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। यस सर। ओके, तो यही लाइन मैंने दोबारा बताई है। COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर बाय 1 देन द COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। सो आपने देखा ही है 4.6 और 5.6 आई हैं वैल्यूज। अब सेकंड पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है दोनों के लिए वर्क। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, रेफ्रिजरेशन के लिए लिया, और सेकंड केस में उसके बाद मैंने दूसरे केस के लिए लिया है। तो पहले रेफ्रिजरेशन के लिए देख लेते हैं। तो रेफ्रिजरेशन के लिए आपको ध्यान होगा, अगर ये डायग्राम है हमारे पास, ये W इन है, ओके, ये QL की वैल्यू है, ये QH है, ये TL है, और ये TH है। ओके, तो ये वैल्यू है हमारे पास, और COP का फार्मूला हमारे पास ये है ही, COP ऑफ ए रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू QL डिवाइडेड बाय W इन। तो COP हमने अभी अभी कैलकुलेट करी है, वैल्यू आई है हमारे पास 4.6। QL की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू क्या है 3.5167 किलोवाट, ये QL की वैल्यू है। हमें क्या निकालना है, हमें W इन निकालना है, जो कि अभी हमें पता नहीं है। तो हम इसमें अगर W इन का फार्मूला लेंगे तो W इन इज इक्वल टू QL डिवाइडेड बाय COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और हमारे पास वैल्यू होगी वर्क की 0.645 किलो। तो ये वैल्यू आ गई, ये हमने W इन कैलकुलेट कर लिया रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट केस है हमारे पास जिसमें जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि वर्क कितना चाहिए हीट पंपिंग के लिए। डायग्राम वही है जो पहले बनाया था पिछली स्लाइड में। अब यहाँ पे ये हमारे पास QH है, ये जो है दिस इज W इन, और हमारे पास COP की वैल्यू क्या है रिवर्सिबल हीट पंप की, QH डिवाइडेड बाय W इन। तो QL की वैल्यू हमारे पास QL नहीं, रादर ये जो गलत लिखा हुआ है ये वैल्यू है QH की। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है QH। तो QH जो है वो हीटिंग कैपेसिटी है जो कि 3.5167 है, और रिवर्सिबल हीट पंप की हमने जो COP कैलकुलेट की थी उसकी वैल्यू है 5.6। तो कुछ नहीं करना, इस फार्मूले में पुट करो जो पहली इक्वेशन है, तो यहाँ से W रिवर्सिबल हीट पंप की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.628। सो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, और नॉर्मली एग्ज़ाम में ये नहीं आता, और अब की बात तो एग्ज़ाम भी आपके जो है MCQ टाइप होने हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे
ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो इफ इट इज क्लियर सो आई कैन प्रोसीड फर्दर। तो अभी तक हमने जो करा है आज, पिछले आधे घंटे के अंदर या 25 मिनट में, एक हमने रिवर्स कॉर्नर साइकिल करी है। इसके लिए करी है, गैस के लिए करी है, गैस एज ए रेफ्रिजरेंट के लिए करी है। और हमने सीओपी ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर और सीओपी ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप की बात करी है। और दोनों की इक्वेशन बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब है लिमिटेशंस विद द यूज ऑफ रिवर्स्ड कॉर्नर साइकिल। कि लिमिटेशन क्या है अगर हम गैस को एज रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास 4 प्रोसेस थे इस रिवर्स्ड कॉर्नर साइकिल में। कौन से 4 प्रोसेस थे? 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक्स हैं और 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल्स हैं। कौन कौन से प्रोसेस हैं? 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक हैं और 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल हैं। आइसोथर्मल क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या होता है? जिसके लिए रिलेशनशिप होती है पीवी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में। ये इनके फीचर्स हैं। अब अगर हम चाहते हैं, अब देखो नाम क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब है कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसका मतलब प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए। इसी तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो हमें हीट उसमें सप्लाई करनी है या उसमें से हीट रिजेक्ट करनी है, तो इतना स्लोली करना है कि टेम्परेचर के ऊपर फर्क ना पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो बहुत स्लो होगा, जबकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है उसको इतना फास्ट करना है कि उसको टाइम ही ना मिले हीट ट्रांसफर के लिए। तो इसलिए ये जो दोनों कंडीशन है, ये साइमल्टेनियसली एक साथ हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कोई सिस्टम बन नहीं सकता प्रैक्टिकल जिसमें जो है हम ये 4 प्रोसेस रखें जिसमें से 2 तो बहुत स्लो हों और 2 जो है बहुत फास्ट हो। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये लिमिटेशन है। इसके अलावा एक और लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि अगर हम इसको प्रैक्टिकल सिस्टम में यूज करेंगे तो जो सिलेंडर का स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यू कैन सी इट हियर, द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज वेरी वेरी लार्ज एंड हेंस द साइकिल सफर्स फ्रॉम poor actual COP as a result of irreversibilities of the compressor and expander। तो बेसिकली क्योंकि आपने देखा है कि इसमें 2 प्रोसेस हैं आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो जो कंप्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्रेसर में होगा, जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है वो एक्सपेंडर में होगा, बाकी जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो हीट एक्सचेंजर में होंगे। तो 4 प्रोसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं? सबसे पहला प्रोसेस जो था वो आइसोथर्मल था, सॉरी आइस रिवर्सिबल एडियाबेटिक था। ये प्रोसेस हम कर रहे हैं कंप्रेसर में। प्रोसेस कौन सा है? 1 to 2। दूसरा प्रोसेस है 2 to 3। ये किस में हो रहा है? ये एक हीट एक्सचेंजर में हो रहा है। ये आइसोथर्मल है, ये टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, टीएच इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तीसरा प्रोसेस क्या है? 3 to 4। ये कहाँ पे हो रहा है? ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये एक्सपेंशन है इसलिए ये टरबाइन में हो रही है। ओके। इसी तरह से चौथा प्रोसेस है 4 to 1। ये भी हीट एक्सचेंजर में हो रहा है और यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम जो है सिलेंडर की काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो कि कंप्रेसर की बात अगर हम करें तो। इसलिए इसमें जो, और क्योंकि कंप्रेशन का प्रोसेस है, एक्सपेंशन का प्रोसेस है, मैकेनिकल इरिवर्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होंगी, इसलिए सीओपी इसकी कम हो जाएगी एक्चुअल सिस्टम के अंदर। तो ये लिमिटेशन है अगर हम कॉर्नर साइकिल को अगर हम यूज़ करते हैं। तो जो सीओपी हमने कैलकुलेट करी है रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की या रिवर्सिबल हीट पंप की, टेम्परेचर के बेसिस पे उतनी हमें सीओपी नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिवर्स कॉर्नर साइकिल विद वेपर एज ए रेफ्रिजरेंट। अब हम वेपर की बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने
स्टीम साइकिल्स पड़ी हुई है, रैंकाइन साइकिल पड़ी है अभी तक? यस सर। रैंकाइन साइकिल आपने पढ़ी है, वेरी गुड। अगर आपने रैंकाइन साइकिल पढ़ी है तो रिवर्स कॉर्नर साइकिल विद वेपर उसी तरह से, उसी के ऊपर ही बेस्ड है तकरीबन तकरीबन। तो देखते हैं अब। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, इट इज़ ए रिवर्स कॉर्नर साइकिल विद वेपर एज ए रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द रिवर्स कॉर्नर साइकिल कैन बी मेड ऑलमोस्ट completely practical by operating in liquid vapor region of a pure substance as shown in figure। फिगर जो है नेक्स्ट पेज पे है, वो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये देखिए इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है 1 और 2 के बीच में कंप्रेसर, 2 to 3 के बीच में कंडेंसर, 3 to 4 के बीच में टरबाइन, और 4 to 1 के बीच में इवेपोरेटर। तो ये चार हमने कंपोनेंट यूज़ किए हैं। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ये ये जो चार कंपोनेंट हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये वो रेफ्रिजरेटर है जिसको मैं आर से लिखता हूँ। नीचे यहाँ पे क्या है? नीचे यहाँ पे टीएल है, जहाँ से हीट इधर क्यूएल जा रही है। और इसी तरह से ये है टीएच, और यहाँ से हीट यहाँ पे जा रही है। कितनी हीट जा रही है? क्यूएच हीट जा रही है। बात समझ में आती है? तो ये जो चार कंपोनेंट हैं, ये जो आपको पहले सर्कल बनाया था क्लासियस स्टेटमेंट में जो शो करा है, या अभी जो मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया है उसमें भी मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो बेसिकली ये जो है, ये इस सर्कल के अंदर की चार कंपोनेंट्स हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, टरबाइन और इवेपोरेटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रोसेस कैसे होगा, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। अगर मैं कंप्रेसर की बात करता हूँ तो इसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। कंडेंसर की बात करता हूँ तो इसमें आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है। टरबाइन की बात करता हूँ तो इसमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, और टरबाइन से हमें वर्क मिलेगा WT। कंप्रेसर में हमें वर्क देना पड़ेगा, कितना वर्क देना पड़ेगा? WC। इसी तरह प्रोसेस 4 to 1 है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर TL पे होगा, और यहाँ पे हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा इस प्रोसेस के अंदर। तो ये चार कंपोनेंट हैं। इसको आगे हम देखते हैं कि साइकिल में कैसे इसको हम शो कर सकते हैं TS डायग्राम पे। तो ये देखिए, ये इसका TS डायग्राम है। पहले हमने एक डोम बनाया हुआ है बाहर, ये डोम है मेरे पास, ये जो है ये डोम है, और इसमें सारे प्रोसेस शो किए हुए हैं। 1 to 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 2 to 3 क्या है? कंडेंसेशन है। 3 to 4 क्या है? इट इज़ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये यहाँ पे शो किया हुआ है। ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, ये कंडेंसेशन है, ये इवेपोरेशन है। तो चार प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस सर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गई। तो चार प्रोसेस हो रहे हैं इसमें। तो अब हमने क्या करना है, इन चार प्रोसेसेस के बेस में अब थोड़ा सा और ध्यान दो यहाँ पे। ये जो कंडीशन 1 है, जहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, ये कंडीशन 1। यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है? ड्राइनेस फ्रैक्शन है यहाँ पे x1। तो इसका मतलब कंप्रेसर में जो है एक वेट लिक्विड जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह से इस कंप्रेशन के एंड पे हमारे पास क्या मिल रहा है? हमें यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड वेपर मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2 पे ड्राई सैचुरेटेड वेपर है ये। दिस इज ड्राई मीन्स x = 1 एंड द वैल्यू ऑफ x1 इज लेस देन 1। सो बेसिकली ये इस तरह के कंप्रेशन को हम बोलते हैं वेट कंप्रेशन। इस तरह का कंप्रेशन क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज वेट कंप्रेशन। इट इज ए वेट कंप्रेशन केस, क्योंकि रेफ्रिजरेंट जो है वो कंप्रेसर में वेट स्टेट में जा रहा है, क्योंकि उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है 1 से कम है। अब अगर हम ध्यान दें तो 3 to 4 पे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रही है एक्सपेंडर के अंदर। अगर ये एक्सपेंशन जो है एक्सपेंडर के अंदर हो रही है, तो आप देखो एक्सपेंडर क्या है? एक तरह का टरबाइन है। यहाँ पॉइंट नंबर 3 पे एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू जो है 0 है यहाँ पे। दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0।
और यहाँ पे जब इसकी एक्सपेंशन हुई है टरबाइन में, तो हमारे पास 0.4 पे जो वैल्यू आई है एक्स की, वो x4 आई है, जो कि लेस देन 1 है, बट इट इज़ वेरी नियर टू 0 आल्सो। ठीक है, x4 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो हो सकता है ये 0.1 या 0.2 आए, जबकि x1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हो सकता है ये 0.8 हो या 0.9 हो, कुछ इस तरह से हो सकता है। तो बेसिकली एक्सपेंशन हम जो टरबाइन में कर रहे हैं वो एक लिक्विड की एक्सपेंशन हो रही है, और 0.4 पे जो है कुछ फ्लैशिंग हो रही है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का क्या मतलब होता है? फ्लैशिंग का मतलब है कि यहाँ पे कुछ वेपर फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ पार्ट जो है लिक्विड फेज में रहेगा और कुछ पार्ट जो है वेपर फेज में पहुंच गया, तो इसको हम फ्लैशिंग कहते हैं। और जबकि हम जब कंप्रेशन कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1 पे, तो यहाँ पे भी वेट कंप्रेशन हो रहा है। पॉइंट 1 पे भी कुछ पोर्शन रेफ्रिजरेंट का ड्राई है, और कुछ पोर्शन जो है सैचुरेटेड लिक्विड है, और कुछ पोर्शन सैचुरेटेड वेपर है। ओके, तो ये थोड़ा सा इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है डायग्राम के ऊपर तो आप पूछ सकते हो अभी। कोई क्वेश्चन है? हेलो। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। दी आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। अच्छा, ये जो आगे है इसका थोड़ा सा दिया हुआ है। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन कौन सा प्रोसेस है? 2 to 3 है। आपको दिखा देता हूँ दोबारा से पिछला डायग्राम। देखो, ये जो कंडेंसेशन 1 to 2 तो कंप्रेसर में हो रहा है, तो 1 to 2 में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्रेसर में हो रहा है प्रोसेस, तो यहाँ पे वर्क इनपुट करना पड़ेगा। इससे पिछला डायग्राम देख लो। यहाँ पे ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर में वर्क इनपुट करना पड़ता है। 2 to 3 क्या है? फेज चेंज हो रहा है, सैचुरेटेड वेपर से सैचुरेटेड लिक्विड में चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो, पॉइंट 1 पे 2 पे क्या है? ड्राई सैचुरेटेड वेपर है, x=1 है। 3 पे क्या है? इट इज ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे तो कंडेंसेशन हो रही है, वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा है रेफ्रिजरेंट 2 to 3 प्रोसेस में। और ये लिक्विड में कैसे चेंज होगा? इसका मतलब यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रही है, यहाँ पे हीट जो है बाहर जा रही है सिस्टम से। दिस इज क्यू एच, दिस इज क्यू एच। और इसी तरह से यहाँ पे 3 to 4 में हमें वर्क मिल रहा है, W ऑफ टर्बाइन। 4 to 1 में क्या है? ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है QL। तो यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ये बाहर से हमें हीट मिल रही है। बाहर से कैसे? जिन प्रोडक्ट्स को हम कूल कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो होंगे जो बाहर से हमारे पास अवेलेबल होंगे उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जबकि इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर लो होगा, तो हीट ऑटोमेटिकली फ्लो करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट्स आप मार्केट से लेके आ रहे हो, तो हो सकता है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे हो, और जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है 4 to 1 प्रोसेस में, उसका टेम्परेचर -25 है या -20 डिग्री सेल्सियस है। तो 30 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस पे हीट फ्लो करेगी, तो उससे हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। और जो ये वेट वेपर है पॉइंट नंबर 4 पे, वो रहेगा तो वेट ही, बट उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अब हमें सर कैलकुलेट क्या करना? WT का यूज क्या है? इसका WT वर्क ऑफ टर्बाइन। हाँ, वर्क ऑफ टरबाइन ये है या एक्सपेंडर वर्क है, वो अब आ रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, अब ओके। इसको अब हमने इसको जो है कैलकुलेट करना है COP को, उसकी COP कितनी होगी ये देखना है। ठीक है, अब इससे पहले थोड़ी सी एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। क्या आप लोगों को याद है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? स्टेडी फ्लो एनर्जी यस इक्वेशन सर। आपने, यस सर, ओके, यस सर। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। यस ओके, सर। H1। एक एक मिनट, मैं यहाँ पे एक स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ। अब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बात करते हैं पहले तो।
ठीक है। अगर हमारे पास सपोज करो, अच्छा पहले मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ। इक्वेशन की वैल्यू होती है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डी एच प्लस डी के ई प्लस डी पी ई। मतलब के ई जो है काइनेटिक एनर्जी का चेंज बता रहा है, पी जो है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बता रहा है, डेल्टा क्यू जो है वो हीट ट्रांसफर है, डेल्टा डब्ल्यू वर्क ट्रांसफर है, और डी एच जो है वो एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो कंप्रेशन का प्रोसेस है। कंप्रेशन का प्रोसेस क्या है, 1 to 2 है, और ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 रहेगी, और उस केस में हम जो डी के ई है और डी पी ई है, इसको जो है हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। हर प्रोसेस में हम इसको नेग्लिजिबल मानेंगे, दोनों इन प्रॉपर्टीज को, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को, ये नेग्लिजिबल रहेंगी। तो बेसिकली इस इक्वेशन में हमने इनको यूज ही नहीं करना। ओके, तो जो हमारे पास स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बचेगी वो है डेल्टा क्यू इज माइनस डेल्टा डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डी एच। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो डेल्टा क्यू टर्म तो 0 हो गई, तो मेरे पास आ गया डेल्टा डब्ल्यू एस 1 to 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 डी एच। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब 1 to 2 प्रोसेस में कंप्रेसर वर्क है, तो मैंने इसको लिख दिया डब्ल्यू एस 1 to 2 इट इज इक्वल टू H2 minus H1, and the value comes out to be WS 1 to 2 minus H2 minus H1। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम। तो नेगेटिव साइन है, क्या शो कर रहा है, वर्क इज required to be done on the system। अब आपको मालूम है ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ये कंप्रेसर में हो रहा है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि कंप्रेसर में वर्क देना पड़ेगा। तो हम इसको WS 1 to 2 लिखने की बजाय मैं इसको सीधा सीधा लिखता हूँ WC। सी क्या है, कंप्रेसर वर्क है, इज इक्वल टू H2 minus H1। तो ये मेरे पास कंप्रेसर वर्क का फार्मूला आ गया, ये जो वैल्यू है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आती है? हेलो Yes, हेलो, sir. Yes, sir. ओके, Clear. क्लियर है। अब देखो, अब यही जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है सारी प्रोसेस के लिए मैंने यूज किया है इनको। अगर मैं अब स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास सेम प्रोसीजर से, जो प्रोसेस 1 से 4 है उसमें वैल्यू आएगी स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की H1 minus H4, और जो हीट रिजेक्टेड है जो कि कंडेंसर में है उसकी वैल्यू आएगी H2 minus H3। और ये H2 minus H3 क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है। आप अगर ध्यान से देखो तो मैं आपको डायग्राम दोबारा दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, अगर आप प्रोसेस 2 to 3 देखेंगे कंडेंसेशन का है, तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर पॉइंट नंबर 2 पे है और पॉइंट नंबर 3 पे ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड है। तो 2 से 3 में लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज हो रही है। ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है QC की, दैट इज इक्वल टू H2 minus H3 विच इज इक्वल टू HFG। स्पेसिफिक कंप्रेसर वर्क के लिए मैंने आपको अभी अभी बता दिया, फार्मूला कैलकुलेट करा है, डिराइव करा है, H2 minus H1 है। इसी तरह से एक्सपेंडर है, अगर मैं एक्सपेंडर के लिए ये इक्वेशन यूज करूंगा तो बिल्कुल जैसे कंप्रेसर के लिए डिराइव करा है फार्मूला, इसी तरह से एक्सपेंडर के लिए भी डिराइव कर सकता हूँ, और वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आएगी H3 minus H4। तो अब पूरी साइकिल में नेटवर्क कितना है, नेटवर्क जो होगा, कंप्रेसर में वर्क देना पड़ रहा है और एक्सपेंडर से हमें वर्क मिल रहा है,
तो नेचुरली है कि क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, कुछ वर्क तो इनपुट देना ही पड़ेगा, तो नेट वर्क जो हमें देना पड़ेगा वो होगा कंप्रेसर का वर्क माइनस एक्सपेंडर का वर्क। और इनकी वैल्यूज क्या है, H2 माइनस H1 माइनस H3 माइनस H4। तो ये हमारे पास नेटवर्क आ गया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता तो एक दूसरा तरीका भी है, वो भी आपको बताऊंगा और थोड़ी देर बाद बताता हूँ। और जो COP है कूलिंग के लिए, मतलब हम COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी QE। QE जो है ये कूलिंग, ये स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। ये देखिए यहाँ पे इसको स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को मैंने QE से रिप्रेजेंट करा है डिवाइडेड बाय W नेट। और उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करी हैं। QE की वैल्यू है H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय W नेट। W नेट की वैल्यू क्या है, H2 माइनस H1 माइनस H3 माइनस H4। तो इस पेज के ऊपर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताओ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो ऐसा करते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 15 मिनट के बाद दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी कुछ स्लाइड्स और हैं। ठीक है, तो मैं इस मीटिंग को एंड नहीं कर रहा, ये ऐसे ही रहेगी। आप अपना 15 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हो। और शायद मैंने ये स्लाइड पहले भी आपको पिछले लेक्चर में भी दे दी थी, तो आप इसको जो है देख सकते हो। इन द मीन टाइम 15 मिनट के बाद 8:15 बजे हम मिलते हैं। दोबारा से मैं आ जाऊँगा, कंटिन्यू करूँगा यहीं पे। इसको मैं मीटिंग को बंद नहीं कर रहा। Okay, sir.